पावर तो आपको चाहिए, और ये पावर 24/7 हो, विदाउट इंटरप्शन हो, ये हमारी जिम्मेवारी। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 2015 में करीब 12 घंटे थी औसत, आज 22 घंटे औसत। शहरी क्षेत्र में पावर की उपलब्धता नेशनल एवरेज है 23.5 घंटे। 2030-31 तक ये डिमांड 3,50,000 मेगावाट प्लस में जाएगी जी। उसके लिए क्या कटिबद्धता है? 2032 तक हमारा जो स्थापित क्षमता है वो हो जाएगा 9 लाख मेगावाट। अभी हमारी उस स्थापित क्षमता है करीब 4,26,000 मेगावाट है स्थापित क्षमता। आज हम बिजली एक्सपोर्ट करते हैं, नहीं तो 2013 के पहले शॉर्टेज रहता था ऑलमोस्ट अबाउट 8-9%। रिन्यूएबल एनर्जी में करीब 99,000 मेगावाट मेरा निर्माणाधीन है। 64,000 मेगावाट हमने बिड आउट किया है। थर्मल कैपेसिटी में अभी निर्माणाधीन है हमारा 27,000 मेगावाट, उसको बढ़ा करके हम ले जा रहे हैं 87,000 मेगावाट। हाइड्रो कैपेसिटी अभी हमारा निर्माणाधीन है करीब 18,000 मेगावाट, इसमें फिर करीब 24,000 मेगावाट और हम निर्माण में ला रहे हैं। आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, इंडेटनेस थी, लेकिन उसका अभी प्रेजेंट में क्या स्टेटस है सर? आउटस्टैंडिंग ड्यू, अब देखिए अब स्थिति क्या है, निर्धारित समय में नहीं पेमेंट होती है, तो आपका जो एक्सेस है मार्केट से जहां से आप खरीदते हैं वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। सर, न्यूक्लियर एनर्जी एक इंटरिम सोल्यूशन आप मानते हैं? नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हमेशा की तरह आपके साथ फिर एक नई शख्सियत, एक नई हस्ती है, और सबसे पहले मैं कहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें टाइम देने के लिए। लेकिन ये शख्सियत हैं कौन, आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एंड पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री आर.के. सिंह जी आज हमारे साथ हैं। कीमती वक्त अपना सर ने हमको दिया है। शुरुआत सर यहाँ से करूँगी कि अभी हाल ही फिलहाल एक इंटरव्यू हुआ था आपका, आपने ये बोला था कि इंडिया की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, अगर 7.5% इकोनॉमिक ग्रोथ है तो उसमें पावर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो चाहिए होगा 8.5%। आपका मंत्रालय इसके लिए क्या कुछ कर रहा है? हम लोगों ने काफ़ी कैपेसिटीज़ जोड़े हैं ऑलरेडी। अभी 2015 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने करीब करीब 1,93,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ा है, जिसमें से कि अधिक ज़्यादा तो हमारा रिन्यूएबल है लेकिन थर्मल भी है। और आगे जा कर के, और एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा स्मृति जी कि देखिए क्या हम लोगों ने किया है। हम लोगों का देश पहले पावर डेफिसिट था, हम लोगों ने इतनी 1,93,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ा। उस बिजली को देश के विभिन्न कोनों में ट्रांसफ़र करने के लिए हमने ट्रांसमिशन लाइंस बनाए। करीब 1,72,000 सर्किट किलोमीटर हमने ट्रांसमिशन लाइंस बनाए ताकि हम बिजली को एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रांसफ़र कर सकें, क्योंकि बिजली उत्पादन होता है कहीं, अब सोलर है तो ज़्यादातर राजस्थान में उत्पादन होगा, लेकिन डिमांड तो पूरे इंडिया में है। ये थर्मल है, कोल बेस्ड है तो झारखंड में होगा जहाँ कोयला है, छत्तीसगढ़ में होगा, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करना है दूसरे जगहों पर, तो हमने ट्रांसमिशन लाइंस 1,72,000 सर्किट किलोमीटर जोड़ा है ताकि हम करीब करीब 1,16,000 मेगावाट अभी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने तक। तो हमने अपने देश को डेफिसिट से अब सरप्लस बना दिया है और आज हम बिजली एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं तो 2014 के पहले तो ये 2013 में शॉर्टेज रहता था करीब 4.5%, 2013 के पहले शॉर्टेज रहता था ऑलमोस्ट अबाउट 8-9%। अब हमने शॉर्टेज एकदम बिल्कुल वाइप आउट कर दिया और आगे, और इतना ही नहीं किया। देखिए पीक डिमांड जो बढ़ा वो अचंभे की बात है, लेकिन जानना चाहिए सभी को। 2014 में जो मैक्सिमम डिमांड था, पीक डिमांड, वो 1,36,000 मेगावाट था, और अभी हमारा पीक डिमांड है 2,43,000 मेगावाट। इतना 79% डिमांड बढ़ा है, हमने उसको मीट किया। आगे और इसी तेज़ी से बढ़ने वाला है, और इसके लिए हम अभी हमारा निर्माणाधीन है जो क्षमता, वो हम आपको बता देते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में करीब 99,000 मेगावाट मेरा निर्माणाधीन है। 64,000 मेगावाट हमने बिड आउट किया है जो कि निर्माण होगा। थर्मल कैपेसिटी में अभी निर्माणाधीन है हमारा 27,000 मेगावाट, उसको बढ़ा करके हम ले जा रहे हैं 87,000 मेगावाट पर थर्मल कैपेसिटी, ताकि हम आने वाली डिमांड को मीट कर सकें। हाइड्रो कैपेसिटी अभी हमारा निर्माणाधीन है करीब 18,000 मेगावाट, इसमें फिर करीब 24,000 मेगावाट और हम निर्माण में ला रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, और इससे जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये भी हमारे कंट्री के ग्रोथ को बढ़ा रहा है।
और जो हमने कहा था कि हमारा ग्रोथ रेट कंट्री के ग्रोथ रेट से ये ज़्यादा तेज चाहिए होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि साहब अब फलाने जगह इंडस्ट्री आ जाएगी, या हम ये नहीं कह सकते कि पहले भोपाल में उद्योग आ जाए तब हम पावर ले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हमको पावर ले जाना है तब उद्योग आएगा, तो हमको हमेशा एडवांस में रहना है। और अगर हमारा कंजम्पशन है सपोज 100 मेगावाट्स, अगर हम इंडस्ट्री हैं तो हम 100 मेगावाट का डिमांड हम सैंक्शन नहीं करते, हम 125 मेगावाट का डिमांड हम रखते हैं एज एन इंडस्ट्री, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो मार्जिन मीट हो सके। तो 7.5% ग्रोथ के लिए तो हमको 8.5% का पावर चाहिए। एक चीज़ और स्मृति, ये ऐसा वस्तु है, दिस इज वन कमोडिटी, ऐसा वस्तु है जिसके बिना कोई सेक्टर चल नहीं सकता। नो सेक्टर कैन रन। आपका कोई लिफ्ट नहीं चलेगा, ये लाइट नहीं चलेगा, आपका माइक्रोफोन नहीं चलेगा, आपका टेलीविज़न नहीं चलेगा, रेडार्स नहीं चलेंगे, हमारे ये जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो नहीं चलेगा। सो दिस इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, इवन इन द हॉस्पिटल। आई मीन you won't have ventilators without electricity. सर एक और बात, आप पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की जब बात हो रही है तो 2030-31 तक ये डिमांड 3,50,000 मेगावाट प्लस में जाएगी। उसके लिए क्या कटिबद्धता है, उसके लिए क्या तैयारी है? तो क्योंकि ये सरप्लस 2032 तक हमारा जो स्थापित क्षमता है वो हो जाएगा 9 लाख मेगावाट, 900 गीगावाट्स हो जाएगा हमारा। अभी हमारी उस स्थापित क्षमता है करीब 4,26,000 मेगावाट है स्थापित क्षमता। और उसके बाद फिर स्थापनाधीन जो अंडर इंस्टॉलेशन है, जैसे हमने कहा कि रिन्यूएबल हमारा 99,000 मेगावाट्स है, और ये जो न्यूक्लियर है वो न्यूक्लियर हमारा अंडर इंस्टॉलेशन है करीब 17,000 मेगावाट न्यूक्लियर। तो नॉन फॉसिल हमारा हो जाएगा करीब 1,15,000 मेगावाट स्थापनाधीन है हमारा। थर्मल हमारा स्थापनाधीन हो जाएगा करीब 87,000 मेगावाट, अभी 27 है, 87 हो जाएगा। तो 1,15,000 और 87, 85 रख लीजिए तो 2 लाख मेगावाट, तो यही हमारा निर्माणाधीन है। इसके अलावे हाइड्रो है हमारा निर्माणाधीन, और हम अभी ये कैपेसिटी ऐड करेंगे। कुल मिलाकर के करीब 900 गीगावाट जाएगा हमारा कैपेसिटी, 900 गीगावाट जाएगा बाय 2030। उसका कारण है क्योंकि जो सोलर है उसका CUF करीब 20% है, तो इसीलिए कैपेसिटी ज़्यादा लगानी पड़ती है सोलर। सर, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक चीज़ पे जोर दे रहे हैं, अमृतकाल। तो अमृतकाल की जब बात आ रही है आने वाले 25 साल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जैसा आपने भी बोला, पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें डिमांड बढ़ती ही जाएगी आने वाले वक्त में। तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती, ग्रोथ हो नहीं सकती, कोई इंडस्ट्री बिना पावर के चल नहीं सकती। तो सर यही सवाल है मेरा, नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा रोल है पावर सेक्टर का आप देखते हैं इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यही, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ नहीं हो सकती, आधारभूत संरचना के बिना नहीं हो सकती। आधारभूत संरचना में इससे महत्वपूर्ण संरचना कोई नहीं, क्योंकि कोई भी आपका ये फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, कुछ नहीं चलेगा बिना पावर के। तो पावर तो आपको चाहिए, और ये पावर 24/7 हो, विदाउट इंटरप्शन हो, ये हमारी जिम्मेवारी। और अभी तक तो जो पहले का सिचुएशन था, आज हमारा पावर सेक्टर टोटली बदला हुआ। पहले डेफिसिट था, हमने सरप्लस कर दिया, हम एक्सपोर्ट करते, पावर की क्वालिटी बढ़ गई है। ये अब आप देखते होंगे इन्वर्टर्स अब करीब करीब समाप्त हो गए, जनरेटर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। और मैं एक आंकड़ा देता हूँ आपको, देखिए, और हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं फीडर्स का। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता 2015 में करीब 12 घंटे थी औसत पूरे देश में। सही बात है। आज 22 घंटे औसत, और ये हम 24 घंटे हम ले जाएंगे। हमने ये एक अधिकार का कानून बना दिया है कि हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि 24 घंटे बिजली मिले, और अगर कोई लोड शेडिंग करता है तो उसको आपको पेनल्टी देना है। शहरी क्षेत्र में पावर की उपलब्धता नेशनल एवरेज है 23.5 घंटे। तो हमने पावर सेक्टर को वायबल कर दिया। जिस समय कि हम लोग आए थे उस समय पावर सेक्टर में स्ट्रेस था, करीब 60,000 मेगावाट कैपेसिटी था जो स्ट्रेस था, सब समाप्त हो गया। सर 2017 में ये जो पावर सेक्टर था ये बहुत डॉल्ड्रम्स में था, बहुत उठापटक थी इस सेक्टर में, चाहे हम आउटस्टैंडिंग ड्यूज
एंड देन एंटर आरके सिंह। 2017 में ही हम आए। जी सर, आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, इंडेटनेस थी, लेकिन उसका अभी प्रेजेंट में क्या खत्म कर स्टेटस है दिया सर? हमने। आउटस्टैंडिंग ड्यू, अब देखिए अब स्थिति क्या है आज के दिन में। अब ये जो करंट ड्यूज है, यानी बिजली आपने लिया किसी जनरेटर से, उस सभी जनरेटर्स का करंट पेमेंट्स टोटली अप टू डेट, टोटली अप टू डेट, किसी का बकाया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने व्यवस्था की है कि अगर आप आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसी जनरेटर से बिजली खरीदते हैं और निर्धारित समय में नहीं पेमेंट करते हैं, तो आपका जो एक्सेस है मार्केट से जहाँ से आप खरीदते हैं वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमने इसको ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया। हमने 30 दिन फाजिल दिया है। नॉर्मली आपको बिजली पेमेंट करना है 45 दिन में, हमने कहा कि 45 दिन, हम 30 दिन और दे रहे हैं, 75 दिन। 75 दिन में आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। अब पहली बार हमने ये सिस्टम लगाया तो करीब 13 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी 13 राज्यों के स्विच ऑफ हो गए। सब कैसे हो गया, कर दीजिए पेमेंट करने का, आई कांट डू इट, हम कर ही नहीं सकते, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तो एकदम अप टू डेट है। पुराना बकाया था करीब 1,35,000 करोड़, तो उस पुराने बकाया का हमने कहा कि इंस्टॉलमेंट बनाओ, क्योंकि जो तुम पेमेंट करोगे उसको तो पहले पुराना बकाया में एडजस्ट होना चाहिए। नियम यही है, हमने नियम बना दिया कि जो भी पेमेंट होगा वो पुराना बकाया में पहले होगा, और पुराना बकाया में जो इंटरेस्ट है उसमें पहले होगा। यही तो नियम है भाई कमर्शियल फील्ड का, ये नियम बना दिया। हमने कहा कि एक ये इंस्टॉलमेंट बनाओ पुराना बकाया का, 1,32,000 का इंस्टॉलमेंट बना दिया। हमने कहा कि हर महीने तुम ये इंस्टॉलमेंट दोगे पहले, उसके बाद फिर करंट बिल दोगे। तो आज घट करके जो पुराना बकाया हो गया है करीब 54-55,000 करोड़, 1,35,000 से 55,000 पर आ गया, और हमको लगता है कि 10-12 महीने और पुराना बकाया जीरो हो जाएगा। सर, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को बनाने के लिए इंडिया में और वाइबल, भारत में इसको और वाइबल बनाने के लिए न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है, आप उसका जो रोल है वो कितना कारगर या कितना इफेक्टिव, कितना सिग्निफिकेंट मानेंगे? हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि वायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि वायबिलिटी दोनों का कॉमन है। वायबिलिटी का ये रिक्वायरमेंट है कि साहब जो बिजली खपत हो उसका पेमेंट हो, तो ये तो सब पर लागू करता है। हमने जो व्यवस्था कर दिया सब पर लागू करता है, रिन्यूएबल हो या थर्मल हो या हाइड्रो हो, कोई भी हो, आपने बिजली खपत किया तो आपको पेमेंट करना है। रिन्यूएबल की अहमता, उसका इम्पोर्टेंस यहाँ से आता है कि हमको एनर्जी ट्रांजिशन करना है। ये दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये तथ्य है। ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.1 डिग्री बढ़ गया है टेम्परेचर, और हम लोग का इसमें कंट्रीब्यूशन बहुत कम है इंडिया का पर कैपिटा बेसिस पर। हम बड़े देश हैं तो इसीलिए एब्सोल्यूट टर्म्स में है, लेकिन पर कैपिटा बेसिस पर हमारा एमिशन सबसे कम है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस देती है, तो फिर भी हम चाहते हैं कि हम इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में या क्लाइमेट एक्शन में लीडर रहें। हम हो गए, हम लोग वी हैव एबल्ड एज ए लीडर। ये हम लोग ने आ करके इतना तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ा। मैं बताता हूँ, 2015 में COP21 हुआ था पेरिस में, तो उसमें सभी देशों ने अपना अपना प्रॉमिस किया था कि हम ये 2030 तक ये कर देंगे अपना एमिशंस कम करने के लिए। कार्बन एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इंडिया ने प्रॉमिस किया कि 2030 तक हम अपना जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 40% हमारा रिन्यूएबल हो जाएगा, जो कि नो एमिशन है, जीरो एमिशन है रिन्यूएबल। सोलर से बनता है, विंड से चलता है, हाइड्रो पानी से चलता है। तो हमने इस लक्ष्य को अचीव कर लिया 9 ईयर्स इन एडवांस। हमने वो जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जो कर आए थे ना, हमने 2021 में उसको अचीव कर दिया। और आज मेरा जो एस्टैब्लिश्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 43% रिन्यूएबल है। तो हमारा एमिशंस घट गया। एक चीज़ और था एमिशंस घटाने के लिए जो कि हमने किया, उसमें इंडिया ने यह भी कहा था कि ये तो हम करेंगे, यह भी कहा था, अपना प्रॉमिस किया था कि 2030 तक जो हमारा एमिशंस इंटेंसिटी है, यानी कि प्रति यूनिट ऑफ जीडीपी के लिए कितना हम एमिशन करते हैं, उसको कहते हैं एमिशन इंटेंसिटी। तो अगर $1 बिलियन का जीडीपी बढ़ा तो कितना एमिशन बढ़ा, वो एमिशन स्पेसिफिक एमिशन कहते हैं उसको। तो एमिशंस इंटेंसिटी इंडिया ने कहा कि हम 33% कम करेंगे बाय 2030। बड़ा प्रॉमिस था साहब, उसको हम अचीव कर लिए 2019 में। आई अचीव्ड इट इन 2019। ये हमारा है
तब जबकि हमारा एमिशंस इंटेंसिटी दुनिया का सबसे कम है। अब एवरेज हम बता देते हैं। दुनिया का एवरेज जो एमिशंस है वो है अबाउट 6.18 टन्स पर कैपिटा, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में, मदर अर्थ पर, पृथ्वी पर, वो एवरेज 6.18 टन्स साल में कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। अब ये सब उतना नहीं करते। अब अफ्रीका में है वो बेचारा 1 या 1.5 टन करता है, लेकिन जो इंग्लैंड में है, जो अमेरिका में है, वो 6.18 टन के बदले में 18-20 टन करता है। उसका पर कैपिटा कंजम्पशन ज़्यादा है। एक गाड़ी चाहिए तो बड़ा गाड़ी चाहिए, या 4 बड़े बड़े गाड़ी चाहिए, एसयूवी चाहिए, ऐसे ऐसे। हम बड़े मकान में रहते हैं तो पूरा मकान मेरा हीटेड रहना चाहिए, तो पर कैपिटा एमिशन कुछ ज़्यादा। हमारा पर कैपिटा एमिशन कितना है? 1/3 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। 6.18 टन ग्लोबल एवरेज है, हमारा पर कैपिटा एमिशन 2 टन। तो दुनिया में हमारा जो एमिशन है सबसे कम है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्लोबल वार्मिंग अभी हुआ वो जिस एमिशन के कारण हुआ वो तो हिस्टोरिकल एमिशंस है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो एमिशंस होना शुरू हुआ, कोयला जलना शुरू हुआ, स्टीम इंजन हुआ, उसी से फैक्ट्री चलने लगे। तो ग्लोबल एमिशंस में जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, जिससे कि 1.1 डिग्री बढ़ाया है ग्लोबल एमिशंस के कारण, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें सिर्फ 4%, जबकि हमारा पॉपुलेशन दुनिया का 17%। ये है, हम ग्लोबल एमिशंस में सबसे कम है मेरा योगदान। फिर भी हम एनर्जी ट्रांजिशन में लीडर बन गए। ये अब कोई, पहले क्या होता था कि जो विकसित देश आके भाषण देते थे कि एमिशन कम कीजिए, ये है वह। अब कोई हमको भाषण नहीं देता है, सब डिफेंसिव रहते हैं कि हम बताते थे कि मेरा एमिशन तो ये, आपका एमिशन तो इतना है, आप क्या कर रहे हैं सो बताइए ना, हमने तो ये कर दिया। सब डिफेंसिव हो जाता है। सस्टेनेबल नहीं तो पहले आते थे अपना भाषण देकर चले जाते, तब कोई हमको भाषण नहीं देता है। सस्टेनेबल इकोसिस्टम में सर जो करंट चैलेंजेस हैं वो है स्टोरेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे में सर कोल, आप स्मृति जी अच्छा तैयारी करके आएंगे, यू आर राइट। कोल हम और बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं जी, लेकिन गुड आपने तैयारी करके आए। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी है ये इंटरमिटेंट। द सन डजंट शाइन एट नाइट, रात में तो सूरज नहीं है तो सोलर आपको रात में मिलेगा नहीं। विंड कभी बहता है कभी नहीं बहता है। जो मानसून सीजन है उसमें ज़्यादा बहता है, जो नॉन मानसून है उसमें कम बहता है, वो भी बहता है तो कुछ कुछ घंटों में बहता है। हाइड्रो में अगर आपका स्टोरेज है तो आप स्टोरेज कर लीजिए तो आप 24 घंटा दे सकते हैं। नहीं तो अब जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें स्टोरेज कम है, पॉइंटेज ज़्यादा है, तो वो भी 24 घंटे नहीं होता है। आपको बिजली चाहिए 24 घंटे, रात में भी चाहिए, रात में भी आपका हीटर चलता है, क्या क्या लाइटिंग होती है, तो बिना स्टोरेज के राउंड ये रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक होगा नहीं। अब इन लोग को देखिए, जो विकसित देश हैं, ये लोग इतने सालों से भाषण देते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन करना चाहिए, कुछ नहीं किया इन्होंने, स्टोरेज कैपेसिटी इन्होंने नहीं बढ़ाया। तो नतीजा ये हुआ कि हम लोग तो सीरियस है इसके लिए, तो हमने कहा कि नहीं साहब, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी होगा, तो उसके लिए स्टोरेज है, तो स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम है दुनिया में। तो हम लोगों ने बिड किया तो हमको स्टोरेज का कॉस्ट आया 10 रुपये पर किलोवाट आवर। हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोलर का कॉस्ट है 2 रुपये 40 पैसे। सोचिए, 1 यूनिट सोलर प्रोड्यूस करने के लिए 2 रुपये 40 पैसे, उसको 1 घंटा स्टोर करने के लिए 10 रुपये, 12.5-13 रुपये। हमारे जनता के लिए महंगा है ना। तो अब हम स्टोरेज कैपेसिटी बना रहे हैं, ताकि वॉल्यूम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तब राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी। आपने कोयले की बात की, राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी हो जाएगा तो हमारा कोयला हम अपने आप छोड़ देंगे। जब तक कि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी नहीं होता है तब तक आपका ये कोयला आपका छूटेगा ही नहीं। कहाँ से छूटेगा साहब, 24 घंटे तो बिजली चाहिए। हमारे पास कोयला, आप कोयला जलाते हैं, आपके पास ये कोई ऐसा देश नहीं है जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं जलाता है बिजली के लिए। हमारे पास कोयला है, हम कोयला जलाते हैं। अमेरिका के पास गैस है, यूरोप के पास गैस है, या गैस इंपोर्ट करता है, वो गैस जलाता है। कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, गैस जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। और ये गैस जलाने से मीथेन का भी एमिशंस होता है, जो ज़्यादा ये है हार्मफुल। जिसके पास डीजल है वो डीजल जलाता है, मिडल ईस्ट के कंट्रीज। तो फॉसिल फ्यूल सब जलाते हैं, तो हमको कोयला के बारे में मत कर। पहले लोग शुरू किए
तो हमने कहा कि ये इसकी बात छोड़ो, ये बात करो कि किसका एमिशन ज़्यादा है। एमिशन कहाँ से आता है वो तो इरेलेवेंट, कितना एमिशन तुम करते हो, तुम तो हमसे ज़्यादा करते हो, हमारा जो एमिशन है उससे 4 गुना ज़्यादा है आपका, तो इसे तो बात मत ही करो। ये तो साफ है। और ये भी साफ है साहब कि हमारा ग्रोथ अभी होना है, हम डेवलपिंग कंट्री, ग्रोथ के लिए हमको एनर्जी चाहिए, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सर न्यूक्लियर एनर्जी एक इंटरिम सोल्यूशन आप मानते हैं? बिल्कुल, इसीलिए हम जोड़ रहे हैं। करीब 17-18 हज़ार मेगावाट मेरा निर्माणाधीन है, हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में। ये अब लोग जा रहे हैं, ये शोर बढ़ रहे हैं। हमारा तो बहुत छोटा, अभी हमारा कैपेसिटी 7,000 मेगावाट। फ्रांस में उनका जो पूरा बिजली का कैपेसिटी उसका 50% न्यूक्लियर से आता है। अमेरिका में जो उनका पूरा बिजली कैपेसिटी उसका करीब 25% न्यूक्लियर से आता है। हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन क्लीन है, इट इज़ एब्सोल्युटली टोटली क्लीन। सर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, अब कुछ ही दिन बाकी हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी जो ख़त्म हुआ है शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन पार्लियामेंट का, उसमें बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। तो आप मानते हैं कि जो विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट है ये बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है? जिस जो चाहे क्रिमिनल, देखिए जनता देखती है सब। है क्या कि जिन लोगों ने ये किया शर्मनाक हरकत, उस शर्मनाक हरकत करने वाले कौन थे सो बताइए। बंगाल में रहते थे, उसका जो ये है ऑर्गेनाइज़र, वो तो बंगाल में रहता था, और सुनते हैं कि तृणमूल कांग्रेस से नज़दीक भी था, यही लोग तो थे, वही उसका मेंटर था पूरा। तो तृणमूल कांग्रेस जवाब दे कि कहाँ से कैसे ये हुआ भाई, कौन जानता था आपके पार्टी में, कौन झा को कंट्रोल करता था। नंबर 1, इसके पीछे चाहे जो रहे हो, था तो शर्मनाक। सबको ये कहना चाहिए था कि शर्मनाक हुआ, हम लोग को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि फिर नहीं हो। इसके ये नहीं करके आप प्लैकार्ड्स लाए हैं पार्लियामेंट में, जबकि आपने पहले ये सब ने तय किया था कि पार्लियामेंट को हम लोग तमाशा नहीं बनाएंगे, कोई प्लैकार्ड नहीं लगा, फिर भी आप लाए। तो आप क्या कर रहे थे? आपको तो तमाशा करना था, कोई मुद्दा था नहीं। आप आए थे यहाँ इस सेशन में 3 राज्य हार करके बुरी तरह, तो आप तो चाहते थे फेस सेविंग, आप चाहते थे कि इससे लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये हुआ, तो कौन अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता था? हम तो नहीं चाहते थे, हम तो चाहते थे कि सेशन हो, क्योंकि हम तो जीत करके आए थे। आप चाहते थे कि ये नई सेशन ठीक से नहीं चले, यही तो है। और देखिए ये जो अब 3 राज्यों का चुनाव ये स्पष्ट कर दिया, जनता हम लोग के साथ है। और इस बार हम लोगों का जो मार्जिन है ना, पिछली बार से भी ज़्यादा होगा। ये लोग डिसअपियर कर जाएंगे। क्यों नहीं डिसअपियर करेंगे? हमारा ये जो हमारी प्राथमिकता है देश सर्वप्रथम, हमारी पार्टी ऐसी सर्वप्रथम देश को मजबूत करना है, देश को महान करना है। उनकी प्राथमिकता क्या है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। कौन है भाई सोनिया गांधी? कहाँ क्या है, क्या साहब, कितना पढ़ी लिखी? कुछ नहीं। सोनिया गांधी प्राथमिकता। ये राजद की क्या प्राथमिकता है जी? लालू यादव, यही ना प्राथमिकता है, देश नहीं है। सपा की क्या प्राथमिकता है? अखिलेश यादव। तृणमूल की क्या प्राथमिकता है बता दें? ममता। सब पार्टी की बात कर लेना। एनसीपी की क्या प्राथमिकता है? शरद पवार। आपसे कोई पार्टी छूटा है? हाँ, डीएमके की क्या प्राथमिकता है? स्टालिन। इन लोग को देश प्राथमिकता थोड़े, हम लोग को देश प्राथमिकता है। हम लोग कोई परिवार हमारी प्राथमिकता नहीं। और आप लोग तो देखिए, ये आप लोग तो प्रेस में हैं, आप लोग को ये सब सवाल पूछना चाहिए कि आप सब परिवार वाली पार्टी क्यों हैं, पूछे। सर बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक की तरह या एक बड़ा चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? विमेन रिजर्वेशन बिल हो सकता है, जम्मू कश्मीर में आगामी जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं, स्टेट इलेक्शंस वो हो सकते हैं, मास्टर स्ट्रोक तो हो चुके, या कृष्ण जन्मभूमि, क्योंकि राम टेम्पल ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन है, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 जनवरी को। उसके बाद हाँ, ये सब तो हो चुके। ये राम जन्मभूमि का फैसला आ चुका, बन रहा है, ये हो चुका। ये देश का विकास हो रहा है। हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो गए।
अब हम तीसरे सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 13.5 करोड़ लोगों को हम ये गरीबी रेखा से ऊपर उठा चुके, 3 करोड़ लोगों को हम पक्का मकान दे चुके, ये सारे मास्टर स्ट्रोक तो हो चुका। ये महिला आरक्षण बिल हम पारित कर चुके, धारा 370 हम हटा चुके, ये मास्टर स्ट्रोक तो हो चुका है। अब है क्या, ये जो हम काम कर रहे हैं यही मास्टर स्ट्रोक है। विकास ईमानदारी से, सबका विकास, हर घर में नल से जल, हर घर में बिजली। कभी सोचा था कोई कि हम हर घर को विद्युतीकृत कर देंगे? 2 करोड़ 90 लाख घरों को हमने विद्युतीकृत किया। ये किया सब 17, 18, 19 महीने में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने लिखा है उसमें कि दिस हैज बीन द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। ये तो हम कर चुके हैं, हमारा कोई कंपटीशन है नहीं। हाँ, तो सर क्योंकि हमारी सोच वैसी। INDIA अलायंस गठबंधन एक साथ अभी चौथी बैठक भी हुई है। आपको क्या लगता है कौन सा एक बड़ा चेहरा लेकर के INDIA गठबंधन NDA अलायंस के कौन है सामने बड़ा आ चेहरा? सकती है? उसको बता दीजिए, एक चेहरा बड़ा बता दीजिए जो बड़ा हो। एक चेहरा बता दीजिए जिसका कि पैन इंडिया अपील हो। वन कोई जिसका कि अपना सीट खतरे में नहीं हो। वन। ये लोग खड़गे जी को बोल रहे हैं, खड़गे जी चुनाव हार गए थे ना, हारे तब ना राज्यसभा में आए। राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। तो एक आदमी बताइए ना जिसको कि ये पैन इंडिया ये हो। ये लोग सब एक एक राज्य के हैं, अब वो भी एक राज्य के नहीं है। अब नीतीश जी को पहले ये थी कि साहब हम नेता बनेंगे। अरे साहब, अपने राज्य को आप हार चुके, आप 42 सीट पर आ गए, और ये दूसरे के रहमो लालू जी के रहमो करम पर हैं जिसको छोड़ करके आप बाहर आए थे। कौन है? ममता बंगाल से बाहर कहीं है क्या? मध्य प्रदेश में कुछ है क्या? उत्तर प्रदेश में कुछ है क्या? राजस्थान में कुछ है क्या? तमिलनाडु तो छोड़ दीजिए, सब कर्नाटक वगैरह तो छोड़ ही दीजिए। उड़ीसा में कुछ नहीं है बगल में, बिहार में कुछ नहीं है बगल में, लेकिन ममता सोचती है कि हम नेशनल फिगर बन जाएंगे। कहाँ है नेशनल फिगर? कौन सा नेशनल फिगर? शरद पवार नेशनल फिगर बन जाएंगे। महाराष्ट्र के बाहर कई ठो सीट जीत लेंगे। आप महाराष्ट्र में जो भी इनका क्षेत्र है उससे बाहर चले जाएं, कितना सीट जीत लेंगे? ये कौन सा नेशनल फिगर है भाई? हु ये स्टालिन जी हैं, स्टालिन मतलब तमिलनाडु से बाहर बगल में जाके कर्नाटक में एक सीट जीत लेंगे क्या? बताइए ना स्मृति जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं बिल्कुल सर, मैं आपसे अगला सवाल, मैं इसीलिए जो मेरा तैयार हो गया है, जो आखिरी सवाल है, आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस स्मॉलर पार्टीज होगा या NDA वर्सेस INDIA अलायंस होगा? किसके लिए तैयार है? नहीं, वो तो बीजेपी वर्सेस स्मॉलर पार्टीज है, इसलिए कि INDIA तो ऑल इंडिया हो ही नहीं सकता ना। अब तमिलनाडु, क्या नाम है, ममता बनर्जी स्टालिन से गठबंधन करके क्या करेंगी? ये एक वोट दिला नहीं सकती हैं स्टालिन को तमिलनाडु में, और स्टालिन को बंगाल में एक वोट दिला सकता है। ये ममता बनर्जी ये अखिलेश से गठबंधन करके क्या करेंगी? ये एक वोट दिला नहीं सकती हैं अखिलेश को, और न अखिलेश उनको एक वोट दिला सकता है। लालू जी गठबंधन कर करके क्या कर लेंगे ममता से? एक वोट फाजिल ममता को दिला देंगे, या ममता इनको एक वोट फाजिल दिला देगी? बस। सर, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अपना समय दिया और मेरे सारे सवालों का डिटेल में विद डेटा आपने आंसर किया। एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।